हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन नंबर 2। अभी तक जो हमने पढ़ा उसी की कंटिन्यूशन में हमने मॉडल्स और वर्जन पढ़े थे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास ऊपर एंटरप्राइज एडिशन है या बेसिक एडिशन है, मुझे किसी डिफरेंट मॉडल में स्विच करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए हम कंपनी मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट बिजी मॉडल। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मैं क्लिक कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने क्लिक किया सिलेक्ट बिजी मॉडल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कांट चेंज द मॉडल। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, एक कमांड लाइन क्रिएट की थी। कमांड लाइन के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया BS। ठीक है, तो वो तो मेरी एक कमांड लाइन बन चुकी है, तो BS में अगर मैं उसे ओपन करूँगी तो वो फिक्स्ड है, मैंने वहीं पे फिक्स कर दिया। बट अगर मैंने कोई कमांड लाइन क्रिएट नहीं करी हुई है, मैंने एज इट इज़ सेटअप डाउनलोड करा और उसको इंस्टॉल कर दिया, मेरा वो बाय डिफ़ॉल्ट एंटरप्राइज स्टैंडर्ड जो भी मेरा मॉडल सिलेक्ट हुआ था वो ओपन हुआ था। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप को इंस्टॉल करा है ना, उसके अंदर मॉडल चेंज करना है। यहाँ तो मेरी कमांड लाइन फिक्स है, तो इसके अंदर तो हम चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो पैरामीटर के अंदर फिक्स हो चुका है। मैंने इसे एग्जिट कर दिया। मैंने कमांड लाइन से ओपन ना करके डायरेक्ट जो सेटअप का शॉर्टकट क्रिएट हुआ था उससे ओपन किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैसेज आ रहा है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। मैंने ओके कर दिया। ऊपर देखिए एंटरप्राइज मल्टी यूज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने कहा कि मुझे एंटरप्राइज मल्टी यूज़र में काम नहीं करना, बेसिक सिंगल यूज़र के अंदर काम करना है। मैं सिलेक्ट बिजी मॉडल पे गई, यहाँ बेसिक पे क्लिक किया, सिंगल यूज़र पे क्लिक किया, सेव कर दिया। इट इज़ आस्किंग सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन येस। नाउ एग्जिट बिजी। अब मॉडल क्या आ रहा है लिखा हुआ, बेसिक सिंगल यूज़र। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक मॉडल। अब मैं यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड एंटरप्राइजेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको क्लिक कर सकती हूँ। बेसिक के अंदर जैसे यहाँ पे फीचर्स डिफाइन करे हुए हैं वो आ रहे हैं, स्टैंडर्ड में बेसिक प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से या जो सेल साइकिल होती है वो, और जो भी अदर फीचर्स है वो इसके अंदर आ रहे हैं। एंटरप्राइज के अंदर बेसिक प्लस स्टैंडर्ड प्लस एक्स्ट्रा फीचर। ठीक, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑप्शन है, जैसा कि आपको सेशन 1 में बताया गया था कि हमारे पास दो तरीके के डेटाबेस है, एक्सेस एंड एसक्यूएल। मैंने किस पे क्लिक कर रखा है, एक्सेस पे। मुझे अगर एसक्यूएल पे क्लिक करना होगा तो मैं एसक्यूएल कर सकती हूँ। बेसिक के अंदर एसक्यूएल नहीं होता है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यूज़र टाइप आपको बताए गए 3 यूज़र टाइप है, सिंगल, डुअल और मल्टी यूज़र। तो जोन सा मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं क्लिक कर सकती हूँ। क्लियर है? ठीक है, करें कंटिन्यू। मैंने कर दिया बेसिक सिंगल यूज़र, सेव इट। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसेंस मैनेजमेंट। अभी हमने सेशन 1 में डिस्कस किया हार्ड लॉक और सॉफ्ट लॉक क्या होता है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें सॉफ्ट लॉक में कन्वर्ट करवाना है या हार्ड लॉक डोंगल परचेज करना है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट है। ये जो लाइसेंस मैनेजमेंट है इसके अंदर सॉफ्ट लॉक का कंसेप्ट है कि जब हम बिजी परचेज करते हैं हमारे पास एक सीरियल नंबर होता है और हमें एक एक्टिवेशन की प्रोवाइड की जाती है जो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अब सारे प्रोसेस की हमें रजिस्टर करना है, कैसे होगा, मुझे इस सिस्टम पे रजिस्टर नहीं करना, मुझे दूसरे सिस्टम पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। जिस सिस्टम पे मुझे रजिस्टर करना है मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं है, तो मैं इस सिस्टम पे बैठ के दूसरी मशीन पे कैसे रजिस्टर कर सकती हूँ। वो मेरा इस सिस्टम पे चल रहा है, दूसरे सिस्टम पे चलाना है मुझे, तो कैसे सरेंडर करना है हमें। मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो गया, मेरे पास से फाइल मिसप्लेस हो गई, तो कैसे मुझे वो फाइल वापस लेके आनी है, क्या प्रोसेस है, वो सारा का सारा हमारे पास एक क्लब ऑन लाइसेंस मैनेजमेंट है जो पूरा इस सॉफ्ट लॉक की प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। प्लस इसके अंदर डोंगल अपग्रेडेशन भी होते हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपनी मेन्यू के अंदर ही लाइसेंस मैनेजमेंट। लाइसेंस मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो भी डायरेक्टली। ठीक है,
अब ये आपसे पूछेगा कि आपको जो सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन करवाना है सेम मशीन पे करना है या कोई डिफरेंट मशीन पे करना है। करंट मशीन ही है, मेरे को इसी सिस्टम पे अपनी लाइसेंस की रजिस्टर करनी है तो मैं करंट मशीन करूँगी। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे उस वाले लैपटॉप पर अपना सॉफ्ट लॉक रजिस्टर करना है तो मैं फॉर सम अदर मशीन पे क्लिक करूँगी। क्लियर है? मैंने कहा मुझे करंट मशीन पे करना है। हम वन बाय वन स्टेप करेंगे। पहले हम प्रोसेस कर रहे हैं करंट मशीन के लिए। मैंने कहा मुझे करंट मशीन पर सॉफ्ट लॉक रजिस्टर करना है। तो जब हम बिजी परचेज करते हैं, डोंगल परचेज करते हैं या सॉफ्ट लॉक की परचेज करते हैं तो हमें एक सीरियल नंबर मिलता है। जैसा कि अभी आपको सेशन 1 में बताया गया था कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उसकी वैलिडेशन के लिए हमारे पास एक सीरियल नंबर होता है। जैसे सर ने अभी डिस्कस किया था कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, जैसे लैपटॉप परचेज करा, आपने अभी परसों परचेज करा है और किसी और पर्सन ने 6 मंथ्स पहले परचेज करा है, तो उनकी वैलिडेशन को चेक करने के लिए हमारे पास एक सीरियल नंबर होता है। क्योंकि जो वारंटी या एक्सपायरी पीरियड जो मेंटेन होता है वो डिपेंड करता है हमारे सीरियल नंबर की ट्रैकिंग पर। तो इसी तरीके से बिजी भी आपको जब आप परचेज करेंगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सीरियल नंबर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको वो सीरियल नंबर प्रोवाइड करना है। सीरियल नंबर जो होता है या तो वो 6 डिजिट्स का होगा या 8 डिजिट्स का। पहले 6 डिजिट्स का होता था, अब 8 डिजिट्स का होता है। ठीक है, यहाँ मैं सीरियल नंबर डाल दूंगी, एक्टिवेशन की डाल दूंगी और वैलिड एक्टिवेशन की बाइफरकेट होती है 4444 इस तरीके से 4 डिजिट्स के अंदर। अभी मैं इसको वैलिडेट सीरियल नंबर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगी, ये सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर ये आएगा कि अब किसने आपका ये इंस्टॉल करा है। इंस्टॉल्ड बाय का पर्पस क्या होता है, जब हम बिजी सेल आउट करते हैं या तो हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर रहे हैं या फिर हम अपने डीलर्स को सेल आउट कर रहे हैं। जब मैं अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर रही हूँ तो इंस्टॉल्ड बाय के अंदर हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा। बट मैंने अगर अपने डीलर को दे दिया है तो वो डीलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहा है ना, तो इंस्टॉल बाय के अंदर डीलर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किसने इंस्टॉल करा है, डीलर का नाम। ठीक है, उसकी डीलर का नाम, इनवॉइस की डेट, जब आपने बिल दिया होगा तो उसके अंदर एक डेट डिफाइन करी हुई होगी, इनवॉइस का नंबर होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन को करा है, उसका ट्रेड डिस्क्रिप्शन क्या है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, कॉन्टेक्ट पर्सन डेजिग्नेशन, all the details that the customer have that you have to fill। और यही इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट हो जाएगी हमारे रिकॉर्ड के अंदर। जैसे ही वो ये फॉर्म फिल करेगा, हमारे पास यूएमएस के अंदर यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम इस सीरियल नंबर की सारी डिटेल्स को मेंटेन करते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये रजिस्टर जो है किस पर्सन के नाम पर है। ठीक है, तो जो डिटेल्स वो यहाँ पर फिल करेगा वही डिटेल्स हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, इन सब डिटेल्स के साथ साथ जो 3 मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो है आपका ईमेल आईडी। ठीक है, इन केस आप भूल गए हैं इसका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आपके पास से कोई फाइल मिस हो गई है, जैसे एक एक्टिवेशन फाइल होगी ना, लाइसेंस फाइल होगी, वो फाइल मिसप्लेस हो गई है, तो आपके पास 3 डिटेल्स होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक आपका सीरियल नंबर, एक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, थर्ड वन इज रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। ये 3 डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन की का काम होता है जब मुझे एक सिस्टम से सरेंडर करके दूसरे सिस्टम पे रजिस्टर करना है, तो जब दूसरे सिस्टम पे रजिस्टर करना है तो उस टाइम पे एक्टिवेशन की आपको हेल्प करती है, तो एक्टिवेशन की का काम वहां पे आता है। सीरियल नंबर के बिना तो वैलिडेशन होगी ही नहीं। ठीक है, ईमेल आईडी, ये आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आएगा। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, वो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जरूरी नहीं है कि आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड होगा। मैं जब सॉफ्टलॉक फाइल रजिस्टर कर रही हूँ तो मैंने कहा कि मेरी ईमेल आईडी है yogita.arora@busy.in। यहाँ रजिस्ट्रेशन पासवर्ड में जरूरी नहीं है कि वो पासवर्ड हमारा उस ईमेल आईडी का ही पासवर्ड हो। ये पासवर्ड मैं जो यहाँ पे डिफाइन करूँगी फर्दर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बस वो पासवर्ड डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रीचेक पासवर्ड। जो पासवर्ड मैंने यहाँ डिफाइन करा है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल होने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा
शैल आई रजिस्टर ऑल द डिटेल्स, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी है तो। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, करंट मशीन के लिए अगर मुझे रजिस्टर करना है तो मेरे पास सीरियल नंबर होगा, एक्टिवेशन की होगी, मैं वैलिडेट सीरियल नंबर पे क्लिक करूँगी तो मेरे को यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो दो चीज़ मुझे डिफाइन करनी है, एक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। ठीक है, जो पासवर्ड जो है जरूरी नहीं है कि वो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड हो, वो पासवर्ड कोई भी आप रख सकते हो जो आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा सॉफ्ट लॉक की है, ये जो एक्टिवेशन की मुझे मिलेगी, वो एक्टिवेशन की के थ्रू हमारे सीरियल नंबर से हार्ड डिस्क के साथ ये रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, मेरे इस सिस्टम पे रजिस्टर हो जाएगी। तो जब भी मैं बिजी ओपन करूंगी तो वो बिजी मेरा किस में खुलेगा, लाइसेंस्ड वर्जन में। जैसे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होएगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि एक लाइसेंस फाइल है जो आपकी इस ईमेल आईडी पर आ गई है। ठीक है, उस लाइसेंस फाइल को आप जहां आपका बिजी इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, तो सी ड्राइव के अंदर बिजी विन फोल्डर के अंदर वो फाइल आप वहां पर पेस्ट कर दो। ठीक है, वो फाइल में क्या होगा, आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा और स्पेस देके उसका मॉडल लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने पर जो मैसेज आएगा उसको ध्यान से पढ़ना। वहाँ पे जो पाथ वो बताएगा, अपनी ईमेल आईडी को ओपन करके, उस ईमेल आईडी को ओपन करके जब आपके पास मेल आएगी, ऑन द स्पॉट मेल आ जाएगी आपके पास, उस मेल पर जो फाइल होगी उसको कॉपी करना और सी ड्राइव के अंदर बिजी विन फोल्डर के अंदर वो प्लेस कर देना। लोकेशन आपके पास यहाँ पर लिखी हुई आएगी कि इस लोकेशन पे आपको डालनी है। ठीक है, बस वो फाइल आपको वहां रखनी है, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस थी करंट मशीन की। अब अगर मैं बात करूं फॉर सम अदर मशीन, फॉर एग्जांपल मानसी के लैपटॉप के अंदर मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, बट मानसी के सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर सम अदर मशीन क्लिप पे क्लिक करना होगा और मानसी के सिस्टम की इंफॉर्मेशन फाइल जो है वो लेनी होगी। अब वो फाइल मैं कहाँ से लूँगी, मैंने यहाँ पे क्विट किया, मानसी के सिस्टम पे हम पहुँच गए, कंपनी मेन्यू में गए, अब यहाँ पे आ रहा है जनरेट सिस्टम इन्फो फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करा, जनरेट सिस्टम इन्फो फाइल, ये आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और एक फाइल जनरेट कर देगा। ये कह रहा है डू यू विश टू जनरेट बिजी सिस्टम इंफॉर्मेशन फाइल, आई सेड यस। इसके लिए आपके सिस्टम पे नेट कनेक्टिविटी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपके सिस्टम पे नेट नहीं है तो इसलिए मैं किसी और सिस्टम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रही हूँ, तो उस सिस्टम पे मैंने सिस्टम इन्फो फाइल को जनरेट किया, यस करा, अभी ये अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है। Now it is saying file created. Busy system info file, busy system info.bmf has been created successfully at location C drive busywin. अब मैं इसी लोकेशन पे जाऊंगी, वहां पे वो फाइल बन चुकी है। अब मुझे उस लोकेशन से उस फाइल को उठाना है और मेल के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, पेन ड्राइव में मैंने उस फाइल को कॉपी करा और मैं अपने पास लेकर आ गई। ठीक है, मैंने ओके पे क्लिक किया, सी ड्राइव पे गई, बिजी विन, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है दैट इज बिजी सिस्टम इन्फो डॉट बी एम एफ। अब मैं इसे कॉपी करके, मानसी के सिस्टम से मैंने इसे कॉपी करा और अपने सिस्टम पे मैंने इसे रख दिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, लेट्स से कि दिस इज मानसी सिस्टम, मैंने उसको पेन ड्राइव में डाला और पेन ड्राइव में डालकर मैंने इसको अपने सिस्टम पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये फाइल जो जनरेट हुई है, जो प्रोसेस मैंने इस सिस्टम पे करी है, ये प्रोसेस मानसी के सिस्टम पे हुई है और मैंने इस फाइल को वहाँ से उठाया पेन ड्राइव के थ्रू और मैंने इस सिस्टम पे डेस्कटॉप पे रख दिया। ठीक है, अब मैं जाती हूँ बिजी में, मैं कंपनी मेन्यू में गई, सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन में गए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया फॉर सम अदर मशीन, मैंने यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई कर दिया कि वो फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर
busy system info.bmf। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की पे को एंटर कर दूंगी, वैलिडेट सीरियल नंबर पे क्लिक करूंगी, बाकी की प्रोसेसिंग सेम है और रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर मुझे किसी और सिस्टम पे करना है तो उस सिस्टम पे जाकर बिजी ओपन करके लाइसेंस मैनेजमेंट में जाएंगे, वहाँ पे सिस्टम जनरेट सिस्टम इन्फो फाइल को जनरेट करेंगे, वो फाइल बिजीविन फोल्डर के अंदर जनरेट हो जाएगी। मैं पेन ड्राइव को यूज़ करके उस फाइल को उस लोकेशन से पेन ड्राइव में डाल दूंगी और उस पेन ड्राइव को जिस सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है वहाँ ले आऊँगी। मैंने अपनी पेन ड्राइव से उस फाइल को निकाला और जिस सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं लाइसेंस मैनेजमेंट के अंदर आकर सम अदर मशीन पे क्लिक करके उस फाइल का पाथ दे दूँगी। पाथ देने के बाद जो सीरियल नंबर मुझे रजिस्टर करना है वो, और उस सीरियल नंबर की जो लाइसेंस एक्टिवेशन की है वो डिफाइन करके वैलिडेट सीरियल नंबर पे क्लिक करके सारी प्रोसेस सेम है, वो डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वो डालकर रजिस्टर कर देंगे। तो इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो बोलेगा कि एक लाइसेंस फाइल आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है, उस ईमेल आईडी से उस फाइल को बिजीविन फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो, फिर बिजी को दोबारा स्टार्ट करो, तभी वो लाइसेंस को वैलिडेट करेगा। ठीक है, आपका सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, जनरेट सिस्टम इन्फो फाइल कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट है रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस। रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस के अंदर क्या होता है, चेकिंग करने के लिए कि इस सिस्टम पे, जैसे इस सिस्टम पे नेट कनेक्टिविटी है या नहीं है, या ये सीरियल नंबर वैलिड है या नहीं, उसको हर 30 डेज में एक बार नेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो 30 डेज के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मानसी के सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैंने मानसी की रजिस्ट्रेशन फाइल अपने सिस्टम से जनरेट कर दिया। अब मेरी मशीन से मानसी के सिस्टम पे लाइसेंस वैलिडेशन हो गई है, सिक्योरिटी चेक हो जाएगी, लेकिन इन्हें 30 डेज के अंदर किसी भी एक दिन जो है नेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए होगी। ठीक है, वो बैकएंड के अंदर प्रोसेस को चेक करने के लिए, वैलिडेशन चेक करने के लिए, लाइसेंस मतलब सिक्योरिटी उसकी चेक करने के लिए कि आप वैलिड यूज़र हो या नहीं हो, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो क्या वो सब जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है या नहीं है, उसके लिए उसको 30 डेज के अंदर एक बार नेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको अपने सिस्टम पर नेट कनेक्टिविटी अप्लाई करनी है इन 1 डे। ओके, रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस पे हमने क्लिक करा, इसमें यहाँ पे लिख दिया उसने, डू यू वांट टू रीवैलिडेट बिजी सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन, और दैट मस्ट बी डायरेक्ट। प्रॉक्सी सेटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी के थ्रू करा हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट नेट कनेक्टिविटी उसको मिलेगी तो ही वो वर्क करेगा। मैंने येस पे क्लिक करा, तो अभी यहाँ पे बिजी लाइसेंस कैन नॉट बी रीवैलिड एज लाइसेंस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अभी हमारे पास कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इसलिए वो मैसेज आ रहा है कि कांट बी रीवैलिडेड। अब मेरे पास अगर लाइसेंस फाइल इसमें डली हुई होगी, सीरियल नंबर होगा, एक्टिवेशन की होगी, प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होगा, ऊपर सीरियल नंबर आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा रीवैलिडेट सक्सेसफुली। ठीक है, नेक्स्ट है गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रजिस्टर करते हैं तो एक लाइसेंस फाइल आपके पास ईमेल आईडी पर आ जाती है। ठीक है, उस ईमेल आईडी से आपको कॉपी करके अपने बिजीविन फोल्डर के अंदर रखनी होती है। बट इन केस हमने क्या करा, अपना सिस्टम फॉर्मेट कर दिया। सिस्टम फॉर्मेट करने पर सी ड्राइव की सारी चीज़ें चली जाती है। तो जब सी ड्राइव के अंदर, बिजीविन के अंदर मैंने क्या करा, डेटा तो अपना दूसरी लोकेशन पे रख दिया, लेकिन जो मेरी सी ड्राइव है वो सेम लोकेशन है। सी ड्राइव में बिजीविन के अंदर मेरी लाइसेंस फाइल थी, जब वो सिस्टम फॉर्मेट हुआ तो सब कुछ फॉर्मेट हो गया, मुझे तो बिजी भी दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा ना। तो बिजी दोबारा इंस्टॉल करने में मुझे पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास 2 क्वेश्चन अराइज होंगे कि एक तो कि मैम मैंने अपना सिस्टम जो है ना फॉर्मेट करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन होगा कि मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है तो मैं क्या करूं। अगर आपने सिस्टम फॉर्मेट करवाया है तो आपकी हार्ड डिस्क पे उससे कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ आपके सिस्टम का डेटा रिफ्रेश हुआ है, वो डेटा
सी ड्राइव से मतलब सिस्टम फॉर्मेट हो गया, फाइल्स क्लियर हो गई है, रिपेयर हो गया है, तो उससे क्या होगा, सी ड्राइव आपकी क्लियर हो गई, उसके अंदर अब कोई डाटा नहीं है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, एक लाइसेंस फाइल चाहिए। तो उस लाइसेंस फाइल के लिए मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मैं गेट सॉफ्टलॉक लाइसेंस फाइल पे जाऊंगी। ये मुझसे 3 चीज़ें मांगेगा, एक तो सीरियल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड पासवर्ड, जो मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें मस्ट है आपके पास। मैं ये तीनों चीज़ें एंटर करूंगी। अगर आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वही डाली है जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे डाली थी, तो आपके पास ये लाइसेंस फाइल उस ईमेल आईडी पर आ जाएगी। बट अगर आप वो ईमेल आईडी कोई और डाल रहे हो अपनी, जैसे मैंने आपको बताया था yogita.arora@busy.in मेरी ईमेल आईडी मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाल दी, बट मैं यहाँ पे डालती हूँ yogita.arora@busy.com, तो यहाँ पे जो मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डली है दैट इज डिफरेंट, तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि यू हैव मेंशन्ड रॉन्ग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, तो मुझे वही ईमेल आईडी डालनी है और वही पासवर्ड डालना है जो मैंने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डाला था, तभी वो उससे वैलिडेट करेगा और वो लाइसेंस फाइल आपकी ईमेल आईडी पर लेके आएगा। ईमेल आईडी पर वो फाइल आ गई मेरे पास। अब उस फाइल को मुझे क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर बिजीविन फोल्डर के अंदर उस फाइल को रखना है और फिर बिजी को दोबारा स्टार्ट करना है, तो लाइसेंस उसमें वैलिडेट हो जाएगा। क्लियर है? अब है चेंज सॉफ्टलॉक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। मैंने कहा कि मुझे जो ईमेल आईडी मैंने डाली हुई है और जो पासवर्ड डाला हुआ है वो सब कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए मुझे सीरियल नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी मैं ईमेल आईडी को चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि जो मैंने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी yogita.arora@busy.in डाली हुई थी, बट अब मैं चाहती हूँ कि उस पर मेरी प्रोसेसिंग कम होती है, मुझे दूसरी रजिस्टर्ड करनी है अपनी, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मैं यहाँ सीरियल नंबर डालूंगी, पासवर्ड डालूंगी और प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगी, तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकती हूँ। जो मुझे ईमेल आईडी चाहिए वो नया पासवर्ड और उस पासवर्ड को रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स मैंने सेव कर दी, अब मैं क्विट कर दूंगी। नेक्स्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक तो हो गया फॉर्मेट करवाने का और दूसरा हो गया हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। फॉर्मेट करवाने पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइसेंस फाइल को दोबारा मंगवा लेंगे और बिजीविन फोल्डर के अंदर रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है तो मुझे क्या करना है, नई हार्ड डिस्क लेनी है। ठीक है, तो जो मेरी पुरानी वाली हार्ड डिस्क था उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी थी, अब मुझे नई हार्ड डिस्क के साथ इसको बाइंड करवाना है, तो पुरानी हार्ड डिस्क से इसको सरेंडर करवाना होगा और नई हार्ड डिस्क से इसको एक्टिवेट करवाना होगा। तो मैं सरेंडर सॉफ्टलॉक लाइसेंस पे जाऊंगी, तो यहाँ पे ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने सिस्टम को फॉर्मेट करा है तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हुई है या फिर आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप दूसरे सिस्टम पे वर्क करना चाहते हो, तो ही आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत मेजर पार्ट है जो आपके पास काम का है। आपके पास 2 कस्टमर्स आते हैं, एक पर्सन कह रहा है कि मैम मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो गया है, मुझे क्या करना है, तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि सिर्फ आप गेट सॉफ्टलॉक लाइसेंस फाइल में जाओ, वहाँ से फाइल आपको रिसीव हो जाएगी। अगर सिस्टम आपका सेम है तो वो आपने वहाँ पे बिजीविन फोल्डर के अंदर रखा और बिजी को रीस्टार्ट करा तो आपकी वो सिक्योरिटी चेक कर ली। बट अगर मेरा सिस्टम फॉर्मेट नहीं हुआ, मुझे सिस्टम चेंज करना है या हार्ड डिस्क चेंज हो गई है, देन आई विल गो फॉर सरेंडर सॉफ्टलॉक लाइसेंस। और वो जो सरेंडर की प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि वो इसी सिस्टम से होगा, जिस सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन हुआ है जरूरी नहीं है कि उसी सिस्टम से होगा, किसी भी सिस्टम से हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे येस पे क्लिक करा, यहाँ पे भी मुझे वही 3 चीज चाहिए जो मुझे लाइसेंस फाइल के लिए चाहिए, सीरियल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये तीनों चीज़ों से आप कहीं भी किसी भी सिस्टम से उसको सरेंडर कर सकते हो। मैंने ये तीनों चीज़ें डाली, ओके करा, सरेंडर हो गया। अब मुझे जिस भी सिस्टम पे रजिस्टर करना है सॉफ्टलॉक रजिस्ट्रेशन पे जाकर मैं उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती हूँ।
अभी तक हमने जो बात करी थी वो करी थी हमने सॉफ्ट लॉक की, ठीक है। अब हम करते हैं डोंगल की। जैसे कि अब मेरे पास वर्जन चल रहा है बिजी 12, मुझे बिजी 12 से अपग्रेड करना है बिजी 16 के अंदर, ठीक है। एक प्रोसेस तो ये होती है कि हम डोंगल लेकर गए, उन्होंने अपग्रेड करा और फिर अपग्रेड करके हम वापस आ गए, बट आई थिंक इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। हमारा वहाँ जाना आना टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, फिजिकल एफर्ट्स भी लग रहे हैं, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो हमने एक ऑप्शन दे रखा है कि एक हम बिजी 12 से बिजी 16 की एक फ़ाइल बना देंगे, अपग्रेडेशन फ़ाइल, और वो फाइल पार्टी को सेंड कर देंगे। पार्टी हमें अमाउंट पहले डिपॉजिट करवा देगी और फिर हम उसको अपग्रेड कर देंगे। मैंने कहा कि मैं बिजी 12 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब बिजी 12 से मुझे बिजी 16 में अपग्रेड करना है, तो मैंने कॉल किया कंपनी में या फिर डीलर के पास। हमने कहा कि मुझे अपग्रेड करना है। उन्होंने कहा ठीक है, या तो आप फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो कि आप आ जाओ, बट लेकिन वो लेंदी प्रोसेस होगी क्योंकि जो अपग्रेडेशन होएगा वो कंपनी की तरफ से ही होता है, ठीक है। डोंगल लेके आओगे, डोंगल के अंदर वो फाइल डालनी है, तो ये कंपनी के थ्रू होगा। तो हम ऐसा करवा सकते हैं कि आप जो है अमाउंट हमारे अकाउंट में सबमिट कर दो और हम आपको एक फ़ाइल सेंड कर देंगे, उस फाइल के थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हो। उसकी प्रोसेस होगी अपग्रेड बिजी, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर डोंगल ओनली, क्योंकि ये जो प्रोसेस होगी सिर्फ डोंगल की सिचुएशन के अंदर ही होगी ना, सॉफ्ट लॉक में तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने क्या करा, अपने सिस्टम पे डोंगल लगाया पहले। डोंगल लगाने के बाद जो फाइल मुझे रिसीव हुई है वो उसको मैंने अपने सिस्टम पे रख दी कहीं पे भी, किसी भी लोकेशन पर, और मैंने यहाँ पे इसका पाथ सेट कर दिया। पाथ सेट करने पे मैंने चेक अपग्रेड फाइल पे क्लिक करा, तो अपग्रेड फाइल पे क्लिक करने पर मेरे पास आ जाएगी कि मेरी करंट कॉन्फ़िगरेशन तो ये है जो कि वो मेरे डोंगल से रिकॉग्नाइज कर रहा है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन वो मेरी पिक कर लेगा अपग्रेडेशन फाइल से, कि अभी मेरे पास सीरियल नंबर 10 और मॉडल SS12 है। अब मेरा जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन हो रही है कि यही सीरियल नंबर मेरे मॉडल SS16 के अंदर अपग्रेड हो गया, ठीक है। करंट कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगी, न्यू कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगी। अगर आपको करंट और न्यू में कोई मिसमैच लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे SS है, ठीक है, बट आपका SM है, तो ये मिसमैच हो गया ना। तो इसमें हो सकता है कि जो अपग्रेड हुआ है, अपग्रेडेशन फाइल जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इशू रह गया है, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसके सामने आपको ये आ जाएगी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज दिस एंड न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है, देन गो फॉर अपग्रेड। दिस इज जस्ट प्रोसेस। नेक्स्ट इज अपडेट सिग्नेचर। जब हम बिजी परचेज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ हार्ड लॉक, मुझे एक डोंगल मिलता है, तो डोंगल के अंदर एक सिग्नेचर फाइल होती है जो हमारे सीरियल नंबर को वैलिडेट करती है, उसमें एक सिग्नेचर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो सिग्नेचर उसके अंदर अपडेट किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा सीरियल नंबर वैलिडेट होता है। कई बार क्या होता है कि वो डोंगल जो है सिक्योरिटी चेक नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, तो उसके अंदर या तो सीरियल नंबर जो 8 डिजिट्स का है वो मिसमैच हो जाएगा, उसमें से 7 डिजिट हो जाएगी, या फिर ऊपर कुछ और लिखा हुआ आ जाएगा, या वो चेक नहीं कर पाएगा सिक्योरिटी को। तो उस सिचुएशन के अंदर उसके अंदर जो सिग्नेचर फाइल होती है ना वो करप्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर वो सिग्नेचर फाइल करप्ट हो गई है, इसमें भी सेम वही चीज़, पहला ऑप्शन है कि आप कंपनी के पास जाओ, डोंगल लेके जाओ और उनको दिखाओ कि मेरा डोंगल वर्क नहीं कर रहा, तो वो एनालाइज कर लेंगे कि ये जो सिग्नेचर फाइल करप्शन का केस है, सिग्नेचर फाइल करप्ट हो गई है, तो वो ठीक करके दे देंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अब ऑब्वियसली अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेचर फाइल को ठीक करवाने तो आओगे ही नहीं, तो उसके लिए हम आपको एक फ़ाइल भेज देंगे और उस फाइल से आप सिग्नेचर फाइल को अपडेट कर दोगे। सेम वही प्रोसेस कि सिग्नेचर फाइल जो उन्होंने मुझे सेंड करी होगी मैं इसको एक लोकेशन पे रखूँगी और पाथ दे दूँगी, वैलिडेट फाइल पे क्लिक करा, सारी कॉन्फ़िगरेशन आकर अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, यही प्रोसेस है। नेक्स्ट है अपडेट डोंगल रजिस्ट्रेशन डिटेल। डोंगल रजिस्ट्रेशन डिटेल सेम वही है कि जैसे अभी आपको बताया है कि जो डिटेल्स हम फिल करते हैं वो हमारे यूएमएस के अंदर अपडेट हो जाती है डिटेल्स। अब किसी पार्टी की डिटेल्स अपडेट नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फाइल वो हमारे पास आएगी, उसको हम मंगवाएंगे, क्लिक किया, वैलिडेट फाइल पे क्लिक करा और ये सारी डिटेल्स अपडेट करके हमारे यूएमएस के अंदर अपडेट हो जाएगी।
ठीक है। ये सारा था लाइसेंस मैनेजमेंट का पार्ट, जो कि आपको क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करोगे। अब हमारी प्रोसेस है कि कैसे हमें कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर मुझे उस कंपनी के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, वो मैंने कंपनी क्रिएट कर ली, अब मुझे अपने डेटा का बैकअप लेना है। बैकअप लेके मुझे किसी और लोकेशन पे उसको चलाना है। कैसे मैं कंपनी को डिलीट कर सकती हूँ, कैसे उसके अंदर मैं फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकती हूँ। तो अब हमें ये प्रोसेसेस करने हैं। उस प्रोसेस को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम बिजी ओपन करके कंपनी मेन्यू से क्रिएट कंपनी पे जाते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन ब्लॉक्स आ रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आ रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन, सेकंड के अंदर आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को उन्होंने दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया है। फर्स्ट वन इज करेंसी इन्फॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट वन इज वैट एंड जीएसटी इन्फॉर्मेशन। क्लियर। सबसे पहले हम जाते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में कि कंपनी इन्फॉर्मेशन का क्या पार्ट है। कंपनी इन्फॉर्मेशन रेफर्स करती है, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है BIPL, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने कंपनी का नाम दे दिया बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारा नेम साथ में है प्रिंट नेम। अब नेम और प्रिंट नेम हमारे पास दो ऑप्शन है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ऑब्वियसली जो मेरी कंपनी का नाम है वही मेरी कंपनी का प्रिंट नेम होगा। जो कंपनी का नाम मैं दूंगी, जब प्रिंट आउट दूंगी, तो उसमें कंपनी का नाम वही होगा। बट लेकिन कई बार क्या होता है कि मैंने कहा मेरी बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट मेरी जो ब्रांचेस है वो अलग अलग लोकेशन पे है। दिल्ली में हेड ऑफिस है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, तो अलग अलग जगह पे उसकी ब्रांचेस है। तो उसके नेम और प्रिंट नेम को अगर मैं सेम रख देती हूँ, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि मेरी कौन सी कंपनी है? मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब मैंने कंपनी क्रिएट कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं, 15 16 16 17 17 18 तीन फाइनेंशियल ईयर्स हैं। तो जब मैं कंपनी क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? मैंने कंपनी क्रिएट करी है तो उसमें डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं उसका नाम विद फाइनेंशियल ईयर विद स्टेट डिफाइन कर सकती हूँ। बट जब मैं किसी पर्सन को इनवॉइस दूंगी तो क्या मैं उस इनवॉइस के ऊपर कंपनी के नाम के साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता डिफाइन करूंगी? ऑब्वियसली नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेरी कंपनी का नाम है वो रजिस्टर्ड है एज अ बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और मैं वहाँ पे ना फाइनेंशियल डिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि किसी को कोई उससे रेलिवेंसी नहीं है कि किस फाइनेंशियल ईयर का है। वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे मैंने दे दिया दिल्ली। प्रिंट नेम में भी सेम आ गया, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मेरा प्रिंट नेम मस्ट बी बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब शॉर्ट नेम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम पूरा नाम नहीं डिफाइन कर सकते। बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो होते हैं वो कंटेन कर रहे हैं कि ज़्यादा करेक्टर्स हैं, बट कहीं जगह पर हमें इतने ज़्यादा करेक्टर्स को डिफाइन करने का स्पेस नहीं होता। आपको पता है कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो एक मैसेज आता है कि आपने यहाँ से परचेजिंग करी है, तो आप सोचो कि मैसेज के करेक्टर्स कितने होते हैं? 160 होते हैं एक मैसेज के। अगर उसमें 40 करेक्टर्स का आप कंपनी का नाम ही दे दोगे तो वहाँ पर वो कितना सारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इट्स बेटर कि उस कंपनी का हम शॉर्ट नेम डिफाइन कर दें, तो इसलिए हमें शॉर्ट नेम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है।
अब वो भी लेकिन जो शॉर्ट नेम होता है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से शॉर्ट नेम रख देंगे, वो शॉर्ट नेम भी हमारा रजिस्टर्ड होगा। मैंने कहा कि जैसे हमारी कंपनी का है BIPL। अब कंट्री है मेरी, जो भी मेरी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग मुझे कंट्री डिफाइन करनी है, और जो स्टेट है मुझे वो डिफाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम। वी हैव टू ऑप्शन, दैट इज फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम। हमारे पास ये दो ऑप्शन क्यों है? दोनों का मीनिंग तो यही है ना कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है। जब से मेरा फाइनेंशियल स्टार्ट होगा ऑब्वियसली मेरी बुक्स भी तब से स्टार्ट होएगी। अगर यही बात होती तो हम दो ऑप्शंस क्यों देते? ऑब्वियसली कुछ उसमें डिफरेंस है। लेट्स से कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च का ही होता है ना हमारे इंडिया के अंदर, सब कंट्रीज के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल ईयर हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम है, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ अक्टूबर में, और मेरा फाइनेंशियल तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो मेरे पास कोई डेटा होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो बुक्स स्टार्ट हुई है अक्टूबर से, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली मेरी बुक्स भी, जो मेरा डेटा एंट्री होगी वो अक्टूबर से ही होगा। तो इसलिए हमने ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा सेम ही रहेगा, बट जो मेरी बुक्स जब से स्टार्ट हुई है मुझे वही डिफाइन करना होगा। इससे क्या होता है कि मुझे तो पता है कि मेरी बुक्स जो है अक्टूबर से स्टार्ट करी हुई है, लेकिन अगर कोई और मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है इसके अंदर और वो एंट्रीज डाल रहा है, तो हो सकता है कि वो गलती से डाल दे एंट्री अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी भी मंथ में डाल सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि हम जो है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम जो डेट डालेंगे, हमारी जो डेटा एंट्री है वहीं से स्टार्ट होएगी। ये भी इशू आ सकता है कि मैंने अगर बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम भी सेम डाल दी, तो उससे क्या होगा, जो मेरी वैट की रिपोर्ट्स मेंटेन होती है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लेट्स से 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, तो मैंने स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर डाल दिया। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में जैसे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है अक्टूबर के मंथ से, तो मैं यहाँ पे डालूंगी 1 अक्टूबर 2016। इसका पर्पस ये होगा कि मैं 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर से पहले, मतलब 30 सितंबर तक में कोई एंट्री नहीं डाल पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे मेरा बिजनेस नहीं था। मेरा बिजनेस जो एग्जिस्टेंस में आया है वो आया है 1 अक्टूबर से, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अगर मैं 10 अप्रैल डालती हूँ तो क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 एनी मंथ, ठीक है। द थिंग इज 1 अप्रैल 2016। अब बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम है, बुक्स कमेंस तो मेरी कभी से भी हो सकती है ना, तो उसमें मैं अपनी मर्जी से डाल सकती हूँ, क्लियर है। बट अभी यहाँ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। हमने कहा मेरी बुक्स भी कब से कमेंस हुई है, 1 अप्रैल से। मेरी कंपनी का एड्रेस, कंपनी के नाम के लिए मेरे पास 40 कैरेक्टर्स होते हैं, तो टोटल 40 कैरेक्टर्स ही आ सकता है, 40 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं आ सकते। कंपनी के एड्रेस के लिए मेरे पास 4 लाइन होती है, 4 लाइन के अंदर अंदर आपको अपना एड्रेस को कंप्लीट करना है। सिन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो डिफाइन करना है। पैन नंबर, वार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स कंपनी क्रिएट करते टाइम। उसके बाद हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, करेंसी इंफॉर्मेशन। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की करेंसी है रुपीज एंड पैसा। मैं किसी और कंट्री की बात करूंगी तो उसके अंदर उस कंट्री की करेंसी और सबस्ट्रिंग आ जाएगी। करेंसी सिंबल इज रुपीज, करेंसी स्ट्रिंग इज रुपीज, RUPEES। सबस्ट्रिंग मीन्स कि जैसे कि डॉलर है, डॉलर के साथ क्या यूज होता है? सेंट्स हो गया। तो इस तरीके से जिस कंट्री की जो करेंसी है वो यहाँ डिफाइन करनी है। अब इंडिया में रुपीज और पैसा यूज होता है तो हमने रुपीज और पैसा डिफाइन कर दिया। करेंसी फॉन्ट, हमारे पास पहले जो सिंबल चलता था वो रुपीज का सिंबल RS डॉट चलता था, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है,
ये नया वाला जो सिंबल है ये वाला वो आ गया है। तो ये कौन सा फॉन्ट है इसके लिए, रुपी फॉरेटियन। तो अब जितनी भी विंडोज होती है, जितनी भी सिस्टम्स होते हैं ना, उन सब के अंदर ये बाय डिफॉल्ट डाउनलोडेड होता है। लेकिन अगर पुराने वर्जन्स है, जो पुराने सिस्टम्स है, उसके अंदर ये फॉन्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये फॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ पे ये डिफाइन करना है, रुपी फॉरेटियन। मैंने रुपी फॉरेटियन डाल दिया। अब ये जो सिंबल आता है वो सिंबल आता है इस करेंसी करेक्टर से। ये करेंसी करेक्टर आपको मिलेगा कीबोर्ड के अंदर। टैब की होती है ना, टैब की के ऊपर होगा, जो ऊपर 1 2 3 काउंटिंग आती है ना, 1 से पहले। मैंने इस पर क्लिक करा, एंटर करा, तो ये वाला जो सिंबल होता है इसके थ्रू ये रुपी का साइन आएगा, ठीक है। और ये जो फॉन्ट है रुपी फॉरेटियन। अब यहाँ पे है वैट एंड जीएसटी इंफॉर्मेशन। वैट अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे यस कर दो। टाइप कौन सा है, वैट है या जीएसटी है, वो डिफाइन कर दो। टैक्स सरचार्ज लग रहा है तो यस, अदरवाइज नो। ऐसे ही कंपनी ये वैट का 10 नंबर और सीएसटी नंबर, ठीक है। बट मैं अभी इसको नो कर रही हूँ बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट कवरिंग वैट इंफॉर्मेशन। क्लियर? नाउ सेव इट। It will ask save this information, yes or no. I said yes. जब मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया, yes कर दिया, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। Do you want to copy masters configuration and user from any existing company? मेरे पास बिजी इन्फोटेक की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीन ब्रांचेस चल रही है, ठीक है। मैंने दिल्ली के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी, सारे मास्टर्स क्रिएट कर दिए और सारे यूजर्स बना दिए। मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मेरे जितने यूजर्स मैंने डिफाइन करने थे, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। अब मुझे क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी राइट्स है, वो एलोकेट करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना है कि एक पर्सन जो है सेल के वाउचर सेंटर कर सकता है, एक पर्सन सारी रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, सी पर्सन जो है उन रिपोर्ट्स के थ्रू कुछ कस्टमाइजेशन करवा सकता है। तो जो मुझे उन्हें राइट्स डिफाइन करने हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि ए पर्सन को सिर्फ सेल और सेल वाउचर एंटर करने का राइट है। मैंने कहा बी पर्सन जो है सेल, परचेज, जर्नल, ये तीनों वाउचर्स को एंटर कर सकता है। सी पर्सन इन दोनों की एंट्रीज को अप्रूव कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने राइट्स एलोकेट कर दिए। तो मैंने एक कंपनी के अंदर अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी कि मेरे इतने यूजर्स हैं, उनके ये राइट्स है, मेरी ये इन सब राइट्स के अकॉर्डिंग मुझे इतनी अथॉरिटीज़ देनी है, वो मैंने सेट कर दिया। मास्टर्स क्रिएट कर दिए, सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर दी कि मेरे को इस कंपनी के अंदर ये वाला फीचर अनेबल करना है, ये वाला फीचर अनेबल नहीं करना। मुझे इस कंपनी के अंदर बिल बाय बिल डिटेल्स मेंटेन करनी है, इस कंपनी के अंदर बिल बाय बिल डिटेल्स नहीं मेंटेन करनी। जो भी हम फीचर्स आगे पढ़ने वाले हैं ना, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक कंपनी के अंदर सेट कर दी। अब मैं क्या करूं, मतलब मैंने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तीनों की मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, तो क्या मैं वही कॉन्फ़िगरेशन तीनों कंपनी में अलग अलग करूँगी? ऑब्वियसली नहीं करूँगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कहा कि मास्टर्स और कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर दो। अब मैंने मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर दिया, फिर मैंने देखा कि यूजर्स भी मैंने बनाए हुए हैं, मुझे वो भी कॉपी करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज़र पे क्लिक करके जो मेरी उस कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन है सारी की सारी एज इट इज़ मेरी इस कंपनी के अंदर कॉपी हो जाएगी। बट ये एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द कंपनी ही हो सकता है। अगर आपने दिल्ली की ब्रांच बना दी, मुंबई की ब्रांच बना दी, कोलकाता की ब्रांच बना दिया, अलग अलग बना चुके हो, फिर आप चाह रहे हो कि कॉपी करना, तो इस ऑप्शन के थ्रू तो नहीं हो सकती। उसके लिए हम दूसरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, बट इस ऑप्शन के थ्रू नहीं हो सकती। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो, ठीक है। मैंने कहा, अभी मैंने कह दिया डोंट कॉपी एनीथिंग, अभी मैंने कुछ भी कॉपी नहीं करा। अब ये क्या कर रहा है, कंपनी क्रिएट कर रहा है। अब आप देख रहे हो कंपनी क्रिएशन के अंदर ये धीरे धीरे चल रहा है, 14, 15, 16, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि इसके अंदर जब ये कंपनी क्रिएट कर रहा है तो कुछ डिफ़ॉल्ट मास्टर्स होते हैं, वो बनाने के लिए ग्रुपिंग होती है, वो बनाने के लिए वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कुछ अकाउंट्स बन जाएंगे और कुछ
अकाउंट ग्रुप्स बन जाएंगे, जो डिफॉल्ट मास्टर्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। कुछ बाय डिफॉल्ट हमने बिजी के अंदर सेल्स टाइप परचेज टाइप डिफाइन करी होती है, वो सब हो जाती है, बट वो वैट का ऑप्शन जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा। बाकी जो डिफॉल्ट मास्टर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर। Company has been created successfully. In the next screen you will be prompted to create the super user for this company. अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी। तो ये सुपर यूजर क्या है? सुपर यूजर का मतलब ये होता है कि जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारे पास उसकी जो फुल फ्लैश राइट होते हैं वो होता है सुपर यूजर, जो कि उस कंपनी को बनाने वाला करता धरता है, जिसके पास पूरे राइट्स है। वो किसी भी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, किसी भी पर्सन को अलाउ कर सकता है, उसे रोक सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, जो उसको राइट देने हैं वो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। एक कंपनी का एक ही सुपर यूजर होगा, एक से ज़्यादा सुपर यूजर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा सुपर यूजर का नाम ए, पासवर्ड ए, रिचेक पासवर्ड ए, सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी तो हमारे पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करेंगे। अभी हम इसको एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें कंपनी मेन्यू क्रिएट करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये थी मेरी कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन के अंदर हमने देखा कि जब कंपनी क्रिएट करी तो हमारे पास उसमें आया था कि कॉपी मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन यूजर्स। अब ये यूजर्स वर्ड आ गया। अब ये यूजर क्या है? यूजर का, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक पर्सन है जिसने कंपनी क्रिएट करी है, जिसके पास फुल फ्लैश राइट्स है, बट वो सारे काम खुद नहीं कर सकता। उसने उसके लिए अपने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हायर किए हुए हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग वो उनको राइट्स दे देंगे कि ये पर्सन के पास इतनी अथॉरिटी है, वो इतना काम कर सकते हैं, बी पर्सन इतना काम कर सकता है, सी पर्सन के पास ये राइट्स है, वो इतनी रिपोर्ट्स को देख सकता है, डी पर्सन बैकडेट में एंट्रीज नहीं डाल सकता। तो इस तरीके से हम सब यूजर्स को बना सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल्स के अंदर, बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे सुपर यूज़र कहाँ से बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर सुपर यूज़र मेरा बन चुका है, जो कि एक ही होता है। सब यूज़र बनाने के लिए मुझे यूजर्स में जाना है, ऐड पे क्लिक करना है, तो हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें अपने सब यूजर्स के लिए भी एक उसको यूज़र नेम डिफाइन करना होगा, और वो यूज़र नेम किस पासवर्ड से कंपनी को एक्सेस कर सकता है वो पासवर्ड डिफाइन करना होगा। ऐसे ही इसमें रीचेक पासवर्ड। ठीक है, अब ये सारे राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है कि कौन सा पर्सन क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता, तो कितने हमें उसको राइट्स देने हैं और कितने उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाने हैं। तो वो राइट्स और कंट्रोल्स को जो कन्फिग्रेशन मुझे डिफाइन करनी है वो मैं यहाँ से जाकर कर सकती हूँ। ठीक है, बट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब आपको फीचर्स की नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा फीचर्स किस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं एडिट कंपनी। कंपनी क्रिएट हो गई हमारी, यूज़र सब यूज़र का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने एडिट कंपनी पे गई, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी थी, जैसे मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम, प्रिंट नेम, ये सारी डिटेल्स डाली हुई है। तो मैंने कहा मैंने एड्रेस नहीं डाला, तो मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना था। मैंने कहा वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एड्रेस डिफाइन करा। बेसिकली कंपनी की कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे चेंज करनी है तो मैं यहाँ से जाके चेंजेस उसमें कर सकती हूँ, एक्सेप्ट द कंट्री एंड स्टेट। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको कंट्री और स्टेट चेंज करना है तो क्या आप एडिट कंपनी के अंदर जाके कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो एक्सेप्ट द कंट्री एंड स्टेट। ये कंट्री और स्टेट हम चेंजेस कर सकते हैं बिजी ओपन करने पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, जो रीजनल सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से। एडिट कंपनी में जाकर हम यहाँ से कंट्री और स्टेट को चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर है? हमने कंपनी क्लोज कर दिया। जब हम कंपनी को क्लोज करेंगे तभी हमें बाकी के फीचर्स इसमें शो होंगे। कंपनी क्लोज हो गया, ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी क्लियर है। अब हमारा है, अभी तक आपने कंपनी क्रिएट कर ली, सुपर यूजर सब यूजर का कंसेप्ट क्लियर हो गया।
ठीक है, कंपनी एडिट कैसे करते हैं वो हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो हमने सेशन 1 में ऑलरेडी रीड कर लिया है, सेट डेटा डायरेक्टरी। उसको हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सेट डेटा डायरेक्टरी में मैंने पाथ दिया हुआ है डी ड्राइव डेटा फोल्डर के अंदर। तो मेरे पास अगर मैं जाके देखती हूँ माई कंप्यूटर्स के अंदर, डी ड्राइव में डेटा फोल्डर कंपनी नंबर 1 एंड कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 1 जो हमने पहले क्रिएट करी थी और कंपनी नंबर 2 जो अभी हमने क्रिएट करके उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करी है। ठीक है, कंपनी अब हमारे पास डेटा फोल्डर के अंदर कंपनी आ गई COMP0001 COMP0002। ठीक है, यहाँ पर मेरा डेटा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये वाला डेटा डी ड्राइव में ना आए, इसको मैं एक्सेस करूँ डेस्कटॉप से। तो मैं यहाँ पे ब्राउज पे जाकर डेस्कटॉप पे जाकर इस डेटा फोल्डर को सिलेक्ट करूँगी और मेरी डेटा डायरेक्टरी ये हो गई। ओपन कंपनी में जाके मैंने चेक करा तो मेरे पास कहाँ आ रहा है, सी यूज़र कॉन्फ्रेंस डेस्कटॉप डेटा। ठीक है, ये मेरा डेटा शिफ्ट हो गया डी ड्राइव से डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अबव इन्फॉर्मेशन इज वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है मेरा पाथ है डी ड्राइव से डेटा। ओपन कंपनी में देख रही हूँ तो मेरा पाथ क्या आ रहा है, डी ड्राइव से डेटा फोल्डर। बट लेकिन कई बार ऐसा काम होता है हमारा, जो अगर इंस्पेक्शन वाले आ जाते हैं तो मुझे नहीं दिखाना कि मेरा डेटा कहाँ रखा हुआ है। जब इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं तो मेरा जो स्पेसिफाइड लोकेशन है, ऐसे डी ड्राइव डेटा फोल्डर है वही है। ठीक है, लेकिन अगर इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं तो मुझे उनको नहीं दिखाना कि मैं काम कहाँ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो पक्का वाला काम है, एक कच्चा काम होता है एक पक्का काम होता है। जो मेरा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल वर्क जो मेरा हो रहा है वो डी ड्राइव के अंदर हो रहा है। बट जिसके अंदर मैं कुछ भी चेंजेस कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, तो उसके अंदर हमारा जो है, जैसे मेरे को नहीं दिखाना वो कस्टमर्स को, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, या पेन ड्राइव लगा दी। पेन ड्राइव लगाने पर मैं सेट डेटा डायरेक्टरी में गई। ठीक है, यहाँ ब्राउज पे सिलेक्ट किया तो मैंने अपने पेन ड्राइव की लोकेशन दे दी। लेट्स से कि मैंने पेन ड्राइव की लोकेशन दे के यहाँ पे पाथ दे दिया जिससे मेरा डेटा रखा हुआ है। ओके कर दिया मैंने यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पेन ड्राइव की लोकेशन है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अबव इन्फॉर्मेशन इज़ वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली। मतलब ये जो डेटा मेरा एक्सेस होगा वो सिर्फ तभी एक्सेस होगा जब इसी सेशन के लिए। मैं इसको अगर बंद कर दूंगी और फिर दोबारा ओपन कर दूं तो मेरे पास वही पाथ आ जाए जो मेरा एक्चुअल का लीगल वर्क है मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। मैं ओपन कंपनी में आई तो यहाँ पे क्या आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, डी ड्राइव डेटा। तो ये जो मेरा पाथ स्पेसिफाइड होगा वन टाइम के लिए होगा। मैं यहाँ पे गई डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप से मैंने डेटा फोल्डर को सिलेक्ट किया, ओके किया, अबव इन्फॉर्मेशन फॉर इज़ वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली, ओके कर दिया। अब मैं इसको ओपन कंपनी पे जाऊँगी तो मेरे पास जो दूसरी लोकेशन है जहाँ का मुझे डेटा नहीं दिखाना वो आ जाएगा। बट अगर इसने ओपन कर दिया, काम करती गई मैं, मुझे पता लगा इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं या कोई भी ऐसा आ रहा है पर्सन, तो मैंने इसको क्विट कर दिया। वापस मैं इसको ओपन कर रही हूँ यहाँ पे जाकर, सॉरी, मैं वापस इस पे गई, मेरी लोकेशन वही आ गई, ओके किया, ओपन कंपनी में गई, वही आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पाथ दिया हुआ है डी ड्राइव डेटा। ठीक है, अब मेरी पेन ड्राइव के अंदर कोई एक ऐसा डेटा है जो मुझे शो ऑफ नहीं करना, मुझे काम करना है पेन ड्राइव के थ्रू, बट मुझे वो दिखाना नहीं है, लोकेशंस दिखानी नहीं है। मैंने यहाँ से उस पेन ड्राइव की लोकेशन डिफाइन कर दी, ओके कर दिया और इस ऑप्शन पे टिक कर दिया। अब एक बार रुको, सेट डेटा डायरेक्टरी पे गए, इस ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया, अनटिक करा और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा पाथ आ रहा है डी ड्राइव डेटा। अब मैंने इसमें जाकर पेन ड्राइव से डेटा फोल्डर को कॉपी करा, ओके कर दिया, एंड नाउ
क्लिक ऑन अबव इन्फॉर्मेशन इज वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली। ओके किया, ओपन कंपनी पे गई, अब मैं इसमें काम कर सकती हूँ, ठीक है। बट मैं जब दोबारा इस पाथ पे जाऊंगी या फिर मैं बिजी को बंद कर दूंगी और दोबारा से ओपन करूंगी, तो ओपन कंपनी पे मेरे पास वही लोकेशन आएगी जो मेरी परमानेंट लोकेशन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैकअप डेटा। अभी हमने देखा कि हमारा जो डेटा रखा हुआ है वो डेस्कटॉप पे भी है और डी ड्राइव में भी है। हम जब बैकअप लेते हैं तो बैकअप लेने के बाद हमारे पास दो सोर्स होते हैं। एक तो जो मेरा स्पेसिफाइड डेटा डायरेक्टरी है, मैं उस लोकेशन पे जाऊंगी, डेटा फोल्डर को कॉपी करूंगी और किसी और लोकेशन पे सेफ साइट पे रख लूंगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ बैकअप। बैकअप क्या होता है, हमें हमेशा ध्यान रखना है अगर हम किसी कस्टमर की साइट पे या अपना ही कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेरी स्पेसिफाइड लोकेशन पे डेटा रखा हुआ है उसको कॉपी करके किसी दूसरी लोकेशन पे रख देना है, ठीक है। तो बैकअप हमेशा हमें लेके चलना है। तो बैकअप हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो जो मेरी डेटा डायरेक्टरी पे मैंने पाथ दिया हुआ है वहाँ से डेटा को कॉपी करा और डिफरेंट लोकेशन पे रख दिया, एक तो ये हो गया। दूसरा, कंपनी मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है बैकअप डेटा, ठीक है। यहाँ से हम कंपनी को सिलेक्ट करके उसका यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करके बैकअप ले सकते हैं। अब दो तरीके से बैकअप लेने का क्या है, उससे क्या होगा, यहाँ पे हम इंडिविजुअल किसी एक कंपनी का लेना है तो मैंने इंडिविजुअल एक कंपनी का ले लिया, और जो यहाँ से मैं बैकअप लूंगी वो फाइल जो होती है ना कंप्रेस्ड होके आती है, तो वो दो फाइल बनती है, एक data.pkp और एक disk1। अब कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कंपनी मेन्यू पे जाएंगे, बैकअप डेटा पे जाते हैं, मैंने कंपनी सिलेक्ट करी बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का सुपर यूजर नेम एंड पासवर्ड था ए एंड ए, ओके कर दिया। अब मुझे डिफाइन करना है कि मुझे किस लोकेशन पे बैकअप लेना है। मैंने कहा मुझे डेस्कटॉप पे बैकअप लेना है और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाकर उसके अंदर लेना है। मैंने यहाँ पे एक स्लैश लगाया और यहाँ लिख दिया BIPL, ठीक है। अब क्या करेगा, पहले ये डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएगा BIPL के नाम से, उसके बाद वहाँ पे ये बैकअप की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। बैकअप की प्रोसेस स्टार्ट होने पर हमारे पास दो फाइल्स आएगी, ठीक है। करते हैं स्टार्ट और देखते हैं किस तरीके से। मैंने यहाँ पे BIPL डाला, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी है, उसमें हम 2 सालों से काम कर रहे हैं और मेरे पास 2 साल का डेटा है उसी कंपनी के अंदर, सिंगल कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे सिलेक्टिव फाइनेंशियल को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने कहा ऑल फाइनेंशियल ईयर, ओके किया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर क्रिएट डायरेक्टरी फॉर BIPL। यस, डायरेक्टरी हमारी क्रिएट हो गई, मीन्स डेस्कटॉप पर एक BIPL नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, ओके करा। नाउ इट इज आस्किंग फॉर स्टार्टिंग बैकअप, प्रोसीडिंग फॉर बैकअप ऑफ द कंपनी दिस एट लोकेशन दिस। यहाँ पे ये बता रहा है कि बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का इस लोकेशन पर बैकअप लेना है। मैंने कहा ओके। अब ये पूछ रहा है कि क्या दोबारा एक और कॉपी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे 2 कॉपी लेनी है, एक तो सिस्टम के ऊपर ही लेनी है और एक पेन ड्राइव के अंदर लेना है, तो एक ले लिया मैंने कहा हाँ मुझे दूसरी कॉपी भी लेनी है, तो मैंने येस पे क्लिक किया तो पूछा कहाँ लेना है दूसरा बैकअप, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं कि डेस्कटॉप पे जाकर BIPL का जो फोल्डर बनाया उसमें कैसी फाइल्स आई हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर data.pkp और disk1। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है, data.pkp एंड disk1। जो disk1 होती है उसका साइज ऑलमोस्ट 1 KB ही होता है और बाकी data.pkp के अंदर पूरा डेटा होता है हमारा, जितना हमने काम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और ये एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है। तो अभी जो हमने बैकअप की बात करी वो 2 तरीके से हुआ। एक तो जहाँ हमने डेटा रखा हुआ है वहाँ से उसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया, दूसरा कंपनी मेन्यू के अंदर जाकर बैकअप डेटा से हमने बैकअप ले लिया। अब ये मैंने बैकअप यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अभी हम ये देखते हैं कि बैकअप जब हम लेते हैं तो यहाँ पे एक तो था नॉर्मल बैकअप और एक FTP बैकअप। अब अगर हम जाते हैं FTP बैकअप, FTP बैकअप मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बैकअप। इसमें क्या आता है, जैसे हमने कहा कि अगर मैं सेम सिस्टम पे बैकअप ले रही हूँ तो सेम सिस्टम पे बैकअप लेने से हमारा डेटा करप्ट हो सकता है, कोई वायरस आएगा या कोई भी इशू होता है सिस्टम में, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई,
सिस्टम खराब हो गया तो मेरा डेटा तो खराब हो जाएगा उसके अंदर। मुझे एक अनदर लोकेशन, ठीक है, अनदर लोकेशन पे डेटा रखना है। तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बैकअप। इसके लिए हम एक स्पेस ले लेते हैं क्लाउड पे। मैं बहुत डीपली नहीं जा रही हूँ, सिंपली कहते हैं कि जैसे हमारी जीमेल आईडी हो गई, ठीक है, गूगल ड्राइव हो जाती है, तो ऐसी लोकेशन पे मैंने कहीं पे भी एक स्पेस ले लिया, तो वो हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं। उस स्पेस का एक सर्वर नेम होता है कि आपको इस सर्वर पे इस यूज़र नेम पासवर्ड में इस फोल्डर के अंदर बैकअप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉर्मल सिनेरियो के अंदर, जैसे हम अगर घर की बात करते हैं, हमारे घर में एक कबर्ड है, ठीक है, उस कबर्ड के अंदर मैं हूँ और मेरी सिस्टर है, हम दोनों को सामान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है, एक पार्टीशन कर दिया ना कि इस रूम के अंदर, तो रूम में जाने के लिए हमें सर्वर नेम पे जाना होगा, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने कहा कि एक अलमीरा के अंदर 2 लॉकर है, एक मेरा और एक मेरी सिस्टर का। तो अगर मुझे अपने लॉकर को ओपन करना है तो उसके लिए मेरा एक पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक सर्वर जो होता है ना, एक सर्वर बहुत बड़ा सर्वर है जहाँ पर कई सारे लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर सर्वर पे जाने के लिए सर्वर का नाम, उस सर्वर के अंदर पहुंचने के लिए, एंट्री करने के लिए स्पेसिफाइड उसका यूज़र नेम और पासवर्ड, और उस यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर भी किस फोल्डर के अंदर मुझे बैकअप रखना है, वो चीज़ मुझे वो स्पेसिफाई करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली हम तभी करेंगे जब हमारे पास सर्वर नेम होगा, यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या बिजी के अंदर ऐसा प्रोविज़न है कि हम सिस्टम के अलावा किसी और लोकेशन पे अगर मुझे बैकअप लेना हो तो मैं वो बैकअप ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ऑप्शन होता है जहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने डेस्कटॉप पे बैकअप ले लिया, ठीक है। अब इस बैकअप को मुझे अपनी मुंबई ब्रांच में देना है, तो मैंने क्या करा, इसको जिप फोल्डर में कन्वर्ट किया। जिप फोल्डर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस पे राइट क्लिक करा, सेंड टू पे क्लिक करा, यहाँ आ गया कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, एक जिप फोल्डर बन गया। अब मैं इसको मेल कर सकती हूँ या किसी भी लिंक के थ्रू इसको भेज सकती हूँ, ठीक है। मैंने इस डेटा को वहाँ पे भेज दिया। अब उन्हें चेक करना है तो क्या करेंगे, वो इसको रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर करने के लिए हमारे पास क्या प्रोविज़न है, हम कंपनी मेन्यू में जाएंगे, रीस्टोर डेटा पे जाते हैं, रीस्टोर डेटा पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे, मतलब जहाँ भी उन्होंने उस बैकअप फाइल को रखा हुआ है। बैकअप को रीस्टोर करने के लिए हमेशा वो जो जिप फोल्डर है उसे अनजिप करना होगा, जैसे कि अभी मैंने उसको भेजने के लिए जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो जब हमारे पास ये फाइल आएगी तो मेरा पहला काम क्या होगा, उसको अनजिप करना है। तो उस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे तो वो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम बिजी पे जाते हैं, रीस्टोर डेटा पे हम गए, ब्राउज किया, ब्राउज करके मैंने पाथ दे दिया VIPL, जिसके अंदर मेरे बैकअप की 2 फाइल्स हैं। क्लियर है। मैंने आपको अभी बताया था बैकअप लेने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड है। एक, डेटा डायरेक्टरी जो मेरी है उस लोकेशन पे जाकर मैंने डेटा होल्डर को कॉपी कर लिया, ये मेरा एक हो गया बैकअप का प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, कंपनी मेन्यू के अंदर बैकअप डेटा पे जाके मैं बैकअप ले सकती हूँ। 2 प्रोसेस हो गए। अब मेरे पास 2 तरीके से अगर बैकअप आ सकता है तो वो जो रीस्टोर मैं करूँगी किसी और लोकेशन पे उस डेटा को एक्सेस करूँगी तो उसके भी मेरे 2 ही प्रोसेस होंगे। बिल्कुल सेम तरीके से अगर मेरे पास डेटा का फोल्डर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास फाइल COMP 0001 0002 है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली सेट डेटा डायरेक्टरी के अंदर जाकर पाथ सेट करना होगा। क्लियर है। अगर मेरे पास डेटा फोल्डर है तो मुझे क्या करना है, सेट डेटा डायरेक्टरी के अंदर जाकर पाथ सेट करना है। बट अगर मेरे पास ये वाली 2 फाइल्स है, data.bkb और disk1 वाली फाइल, तो मुझे क्या करना होगा, रीस्टोर पे जाकर उसका पाथ देना है VIPL, ओके कर दिया, ओके कर दिया। नाउ इट इज आस्किंग बैकअप फॉर द कंपनी, दिस इज फाउंड एट द लोकेशन C यूजर कॉन्फ्रेंस डेस्कटॉप VIPL, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि जो आपका बैकअप पड़ा हुआ है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। मैंने कहा यस। अब यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, मेरे पास एक कंपनी बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पड़ी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी वो रखी हुई है,
तो इसलिए ये आ रहा है कि एक डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या इसको आपको ओवरराइट करना है? मैंने कहा नहीं, ओवरराइट नहीं करना। अगर मैं येस करूँगी तो क्या होगा, मेरा बैकअप जो मेरे पास कंपनी पड़ी है उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस पर ओके पे क्लिक करा, क्लोज किया। अब मैं ओपन कंपनी में आकर अगर देखती हूँ तो मेरे पास आता है कंपनी का नाम प्लस आज की डेट। क्यों आई आज की डेट? क्योंकि जब मैंने इसको रीस्टोर करा तो इसने पूछा मुझसे, चलो अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको डिलीशन का प्रोसेस नहीं बता रही हूँ बट डिलीट कर रही हूँ बस। मैंने ओपन कंपनी में देखा, मेरे पास अब ये कंपनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मुंबई ब्रांच है, मेरे पास बैकअप आया हुआ है, मुझे इसको रीस्टोर करना है। मैं कंपनी मेन्यू पे गई, रीस्टोर डेटा पे गई, PIPL मैंने पाथ दे दिया, ओके कर दिया। उसने कहा कि बैकअप है, प्रोसीड करूँ मैं बैकअप के लिए? मैंने कहा हाँ कर दो। डेटा रीस्टोर सक्सेसफुली, क्विट किया, ओपन कंपनी में गए तो ये आ गया बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी आ गई वापस। ठीक है, मेरा बैकअप रीस्टोर हो गया। ठीक है, रीस्टोर हो गया। अब हमारा अब है फाइनेंशियल कैसे चेंज करना है और स्प्लिट करना है। कंपनी ओपन करना है सबसे पहले हमें उसके लिए। अब बेसिकली जैसे मेरी एक कंपनी है जिसमें चल रही है फाइनेंशियल ईयर 16 to 17, ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 16-17 से मुझे शिफ्ट करना है 17। पहले हम कर देते हैं डिलीट कंपनी और सिंगल फाइनेंशियल ईयर। डिलीट कंपनी में जाने के लिए सिंपल प्रोसेस है, कंपनी को सिलेक्ट किया, मैंने कहा बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके। अब ये पूछेगा कि आपको पूरी कंपनी डिलीट करनी है या सिर्फ और सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल ईयर करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी एक कंपनी है फाइनेंशियल ईयर 16 to 17, ठीक है। अब मैंने फाइनेंशियल चेंज कर दिया और फाइनेंशियल 16-17 और 17-18 हो गया। बाय मिस्टेक मैंने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया। अब 17-18 तो अभी आया नहीं है, गलती से मेरे पास क्रिएट हो गया, मुझे 17-18 को डिलीट करना है। मैं कंप्लीट कंपनी पे क्लिक करूंगी तो पूरी की पूरी कंपनी डिलीट हो जाएगी, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। सिंगल फाइनेंशियल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सा फाइनेंशियल डिलीट करना है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं है, इसलिए मैसेज आ रहा है यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल ईयर, यू डोंट हैव एनी ओनली वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल फाइनेंशियल पे क्लिक करने पर मेरे पास जैसे 16-17 और 17-18 है, तो आ जाएगा 16-17 करना है डिलीट या 17-18 करना है। मैंने कहा 17-18 करना है, उस पर क्लिक करा, यूजर ने पासवर्ड डाला उसका और वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आता है कंप्लीट कंपनी। जब मैंने कंप्लीट कंपनी पे क्लिक करा तो पूरी की पूरी कंपनी मेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने बस फाइनेंशियल क्रिएट करा है, प्रोसेस बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं डिलीट कंपनी पे गई, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूजर नेम पासवर्ड, नाउ आई विल सिलेक्ट सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज स्पेसिफाई द ईयर विच यू वांट टू डिलीट, आइदर फर्स्ट और लास्ट। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल ईयर डिलीट होगा या तो पहला या आखिरी, बीच का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी क्रिएट करी हुई है 15-16 की, फिर फाइनेंशियल चेंज करा 16-17 हो गया, फिर फाइनेंशियल चेंज करा 17-18 हो गया, 3 फाइनेंशियल ईयर हो गया,
15 16 16 17 17 18, मैं कह रही हूँ 16 17 मुझे डिलीट करना है, तो क्या मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में से तो हम डिलीट नहीं कर सकते ना, या तो मैं स्टार्टिंग का हटाऊंगी या लास्ट का हटाऊंगी, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे 17 18 डिलीट करना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कभी भी कंपनी डिलीट कर रहे हो चाहे फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर रहे हो, प्रोसेस करने से पहले बैकअप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि डिलीट हो जाएगा तो ये रिकवरेबल नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है कभी भी हम कंपनी या सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, तो वो रिकवरेबल नहीं होएगी अंटिल यू हैव बैकअप। यस, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ओपन कंपनी पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने कहा शो फाइनेंशियल ईयर्स, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर है 16 17। इज इट क्लियर? ठीक है, ये था आपका डिलीट कंपनी। अब जो जो आपके डाउट्स हैं वो नोट डाउन करके डिस्कस कर लो।